मैं वंदे मातरम के लिए अमृता जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आएं और हम सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। इस बार का थीम टॉपिक हमने तय किया है वाइटलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अगर हिंदी में कहें तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सशक्तिकरण। जो हम थीम टॉपिक चुनते हैं वो एक ब्रॉडर टर्म्स में होता है, फिर उसको एक सब टॉपिक्स में विभाजित किया जाता है जिस पर अलग अलग सत्र रहते हैं और उसमें चर्चा होती है। जो विषय का कोई ज्ञाता होता है उसको बुला करके उस पर उद्बोधन कराया जाता है और विच इज़ फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर सेशन। इसके अलावा एक रेजोल्यूशन सेशन रहता है जिसमें अधिवक्ता परिषद या अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा क्या स्टैंड है, हमारा क्या व्यू पॉइंट है, उस पर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया जाता है और फिर चर्चा के बाद उस रेजोल्यूशन को प्रस्ताव को पारित किया जाता है और प्रेस में रिलीज किया जाता है। अंत में एक समारोह का सेशन होता है और उससे पूर्व जब इनॉग्रल सेशन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इनॉग्रल सेशन या उद्घाटन सेशन भी सबसे पहले रहता है और उसमें हमारा प्रयास रहता है कि कोई सिटिंग जज या कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज उसमें रहें। पूर्व में हमारे कार्यक्रमों में एम.एन. वेंकटचरैया, वी.एस. सिरपुरकर, जस्टिस ठक्कर, ये सब हमारे कार्यक्रम में रहे हैं और इस बार प्रयास है कि जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर जो सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमने अपने कार्यक्रम में रहें। तो कुल मिलाकर के ये अपना स्वरूप रहने वाला है जो की अपनी कॉन्फ्रेंस है। अब आप सबसे निवेदन ये है कि आप अपना जल्दी से रिजर्वेशन कराएं क्योंकि बाद में उसमें दिक्कत आ सकती है और व्यवस्थाओं की दृष्टि से एक पत्रक आप सबके टेबल पर है जिसमें विस्तृत जानकारी दे रखी है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 26 को कार्यक्रम शुरू होकर 28 को समापन होगा और उसके अलावा कुछ पर्यटन की दृष्टि से भी वहाँ आकर्षण है। अपना जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसकी भी जानकारी है, ट्रैवल एजेंट्स वगैरह इसमें बता रखे हैं। तो ये जानकारी आपको देनी थी, एक छोटे से बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षित करके अपनी बात। हमारा प्रयास रहता है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएं। भारत सरकार और जुडिशरी भी इसको लॉ डे के रूप में मनाती है, परंतु अधिवक्ता परिषद इसको संविधान दिवस के रूप में मनाता है और कोशिश होती है कि यहाँ तो कोई अच्छा बड़ा कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर हो या इकाइयाँ अपने स्तर पर कोई कार्यक्रम करें। और ऐसा भी हमारा प्रयास रहता है कि जो विषय संभवतः हो वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हो, परंतु आज का विषय सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु सामयिक है, ज्वलंत है। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में हम पढ़ रहे हैं आज का विषय। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठ रहे होंगे, तो इन्हीं प्रश्नों का समाधान पाने के लिए और इन पर प्रकाश डालने के लिए हमने आज के अपने देश में करीब 22.5 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार रिटेल ट्रेड का है और अगर इसमें से 50% भी लार्ज स्केल रिटेल चेन्स टेक ओवर करती हैं तो निश्चित रूप से यह जो 16 करोड़ लोग जिनका योगक्षेम इस पर निर्भर है वो सीधे प्रभावित होंगे और देश की अर्थव्यवस्था की आज जो एक सेल्फ सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी होती है, पिछले 21 वर्षों के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण वह लगभग समाप्त हो गई। इंडिपेंडेंस के बाद के 50 वर्षों तक एवरेज 1.7 to 2% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता था साल भर में। अभी ILO के फिगर्स बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की रेट 0.1% पर एनम रह गई है और चूंकि इकोनॉमी की जो सेल्फ सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई,
इसलिए नरेगा जैसी 84 आर्टिफिशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम सरकार को चलानी पड़ रही है लोगों को जिंदा रखने के लिए। और ऐसे में एक इस तरह का मास एम्प्लॉयमेंट का अगर मींस वह छिन जाता है तो यह एक और सबसे बड़ा चिंता का विषय हम सबके सामने खड़ा होता है। यहाँ तक यह दिया जा रहा है कि जो लार्ज स्केल फॉरेन रिटेल चेन्स आएंगी वो बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी। जितना हमारे देश का रिटेल ट्रेड का टर्नओवर है 22.5 लाख करोड़, लगभग उतना ही $400 बिलियन जो लगभग 22.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर होता है, उतना वॉलमार्ट का भी वर्ल्ड ओवर रिटेल ट्रेड टर्नओवर है। और वॉलमार्ट केवल 21 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए है, तो यानी कि 21 लाख और 4 करोड़, क्योंकि यहाँ 5 लाख के एनुअल टर्नओवर पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो उनका जो बिजनेस मॉडल है उस मॉडल में एम्प्लॉयमेंट डिस्प्लेस होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि जो छोटे छोटे किराना स्टोर्स हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे अपना, एक तो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है और उनका जो पर्सनल एफर्ट होता है, पर्सनल टच होता है, उसके कारण हमारे देश के छोटे किराना व्यापारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी छोटे फुटकर व्यापारी उन पर प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर इनकी मैकेनिक्स ऑफ ऑपरेशन अगर लार्ज स्केल रिटेल चेन्स देखेंगे तो कोई भी लार्ज स्केल रिटेल चेन इंडिया में आएगी तो वो 50 से 100 एक साथ शॉपिंग मॉल्स खोलेगी। अब 50 से 100 शॉपिंग मॉल्स अगर वॉलमार्ट या कैरिफोर या टेस्को कोई भी खोलती है तो उसको साल का 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का एक एक प्रोडक्ट प्रोक्योर करेगी। मान लो डिटर्जेंट पाउडर उसको गोदरेज सोप से लेना है, हिंदुस्तान लीवर से लेना, वो कहेगी मैं तुमसे 500 करोड़ का डिटर्जेंट पाउडर परचेज करूंगी, मुझे तुमको 90 डेज क्रेडिट देना पड़ेगा। और वर्ल्ड ओवर यही होता है कि इनको बड़ी लंबी अवधि की क्रेडिट उधार माल मिलता है, और उधार जो माल मिलता है उसको वो अपना 15, 20 दिन, 25 दिन में रोकड़ बिक जाता है, क्योंकि आप और हम खरीद कर लाएंगे, रोकड़ पैसा देकर खरीद कर लाएंगे, तो वो एक तरह से कैश सरप्लस हो जाता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 मिलियन का वो लेके आए, लेकिन उसके बाद में उनके पास दे वुड बी ओवरफ्लश्ड विद आवर कैश, और उसको अगर स्टॉक मार्केट में, बैंकों में, जहां कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको ट्रेडिंग इनकम कमाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसी लार्ज स्केल रिटेल चेन्स के ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें ट्रेडिंग इनकम नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम है, बल्कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज से 1 से लेके 3% लेस में बेचना उनके लिए संभव हो जाता है। और चूंकि वो बल्क बाइंग करते हैं इसलिए उनको डिस्काउंट्स भी आम होलसेलर और रिटेलर की तुलना में ज्यादा मिलता है। इसलिए वर्ल्ड ओवर जहां भी इस तरह की लार्ज स्केल रिटेल चेन्स ऑपरेट करती हैं, सबसे पहले उसके आसपास के सारे फुटकर भंडार साफ होते हैं, और उसके बाद में फिर क्या होता है, सामान्य रूप से मेरे जैसा व्यक्ति भी देखेगा कि चलो किसी शॉपिंग वॉलमार्ट के शॉपिंग मॉल से लाएंगे तो चीजें सस्ती मिलेगी, अपना महीने 1.5 महीने की परचेजेस एक साथ कर लेते हैं। कभी मजबूरी में टूथपेस्ट खत्म हो गया, कभी ब्लेड खत्म हो गई और पास के किराना स्टोर से लाना पड़ा, तो शुरू में जब तक वो एग्जिस्ट करेंगे तब तक तो मुझे मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सारे के सारे एलिमिनेट होंगे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार डिस्प्लेस होगा। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इससे हमारे देश में इंडस्ट्रीज को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। एक बात बहुत स्पष्ट है, जितनी ये लार्ज स्केल रिटेल चेन्स हैं ये सारी की सारी अपनी परचेजिंग चाइना, साउथ ईस्ट एशिया या और ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इसलिए आज अपने देश के फुटकर व्यापारों में, फुटकर व्यापारी की दुकानों में जितना परसेंट ऑफ इंडिजिनस गुड्स है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। चाइनीज गुड्स, साउथ ईस्ट एशियन गुड्स और लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से वो जो है जो भरमार आएगी, बड़ी संख्या में यहाँ इंडस्ट्रीज भी चौपट होगी। जैसे इंग्लैंड में मार्क एंड स्पेंसर ने कोट्स वियला से जो वो अपना गारमेंट्स खरीदते थे वो बंद कर दिए, तो कोट्स वियला को इंग्लैंड में अपना पूरा कारोबार बंद करके 14,000 लोगों को रिट्रेंच करना पड़ा। तो कहने का मतलब इवन अमेरिका में जो फुटवियर्स का, जूते बनाने के सारे कारखाने इसलिए बंद हो गए कि उन कंपनियों ने दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से खरीदना शुरू किया। यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट होना ही है। दूसरा, ये जब खरीदारी करेंगे तो बड़ी इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज से अपना प्रोक्योरमेंट करेंगे। जो हमारे इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं अलग अलग शहरों में, कहीं जूतों का क्लस्टर है, कहीं टेक्सटाइल का क्लस्टर है, ये जो सारे
क्लस्टर्स धीरे धीरे चौपट होंगे क्योंकि वो उनकी लार्ज स्केल बाइंग कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज से परचेजिंग उनकी होगी। जैसे हमारी इकोनॉमी को एक एक करके फॉरेनर्स टेक ओवर करते जाते हैं तो वो हर साल अपना प्रॉफिट्स रिपेट्रिएट करते हैं, यानी कि विदेश व्यापार में तो हमारा घाटा बढ़ ही रहा है। $2.5 अरब से $184 अरब, $2.5 बिलियन से $184 बिलियन तक। और अब वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया उसके ऊपर जो प्रॉफिट्स रिपेट्रिएट होंगे विदेशों में, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में और ज्यादा स्थिति बिगड़ेगी। और इसलिए धीरे धीरे सरकारों को एक के बाद एक और जो बचे हुए सेक्टर्स हैं उनको खोलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब ऐसा मैकिन्से का एस्टिमेट है कि अगर दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज अपने यहाँ वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर और एजुकेशन इन तीन में लिबरलाइजेशन करें, यानी कि प्राइवेटाइजेशन करें, इनमें फुल प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइसिंग की छूट दे, अभी केवल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है या सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग है, और एफडीआई अलाउ करे, तो वाटर सप्लाई में $2 ट्रिलियन का एक सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस खड़ा हो जाएगा। हेल्थ केयर में $3.2 ट्रिलियन का एक और सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और एजुकेशन में एफडीआई खोलने पे इन सारे देशों में $4.8 ट्रिलियन का एक और सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस खड़ा हो जाएगा। तीनों मिलाकर $10 ट्रिलियन का एक सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस आज पूरी दुनिया में जो गुड्स का इंटरनेशनल ट्रेड है, दैट इज ओनली $15 ट्रिलियन। कुल मिला के जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका 2/3 केवल इन तीन सेक्टर्स को और खोलने से। तो सरकारें धीरे धीरे इनकी तैयारी कर रही है। वाटर सप्लाई स्कीम्स में भी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउनशिप्स, इन दो योजनाओं के माध्यम से वाटर सेक्टर में भी इस तरह के रिफॉर्म्स लागू करने की तैयारियां कर ली गई है। नई वाटर पॉलिसी जो आई है, शायद अगर उस पर आप लोगों का ध्यान गया हो, उसमें ये कहा गया उसके कॉलम 2.2 में कि जो ईजमेंट्स एक्ट है 1884 का, उसमें ये प्रोविजन, इससे ये रिफ्लेक्शन मिलता है कि जमीन के मालिक का उसके अंडरग्राउंड वाटर पर हक होता है। इस स्थिति को बदलना होगा। ऐसे बहुत सारे उस वाटर पॉलिसी में जो सारे चेंजेस सजेस्ट किए वो एक तरह से वाटर के प्राइवेटाइजेशन की और उसमें एफडीआई अलाउ करने की तैयारी की दृष्टि से प्रील्यूड या प्रिकर्सर हम उसका कह सकते हैं।